चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो मैंने आप लोगों को डीपीपी दे दी थी। डीपीपी में हालांकि काफी सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आज की क्लास के बाद हो जाएंगे जो भी पेंडिंग होंगे, क्योंकि आज मेरे को क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करानी है। एक तो टॉपिक और बताना है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन फैराडे सेकंड लॉ के भी थे। कनक, आपने जो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन पूछा था वो भी टॉपिक आज मैं कराऊंगी, ठीक है। बट हाँ, तो उसके बाद आप अगर नहीं हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है, आज हो जाएंगे। तो प्लीज कल तक उसको दोनों डीपीपीस को क्या कर लोगे तुम लोग, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आज हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक नया टॉपिक तो मैं नहीं बोलूंगी, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि मैंने तुम्हें मोल्टन NaCl के बारे में बताया था, एक्वस के बारे में भी नहीं बताया था, है ना। अपन ने सिर्फ बात की थी, उसमें Na+ था और Cl नेगेटिव था, पानी नहीं था। बट अगर मान लो आप पानी में बना रहे हो सॉल्यूशन, फिर वो H2SO4 का ले रहे हो या कॉपर सल्फेट का ले रहे हो, तो उस केस में कैथोड और एनोड पे जो है कौन डिपॉजिट और लिबरेट होगा, बेसिकली ये हमें देखना है। हालांकि जेई में कम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन, बट यस टॉपिक तो है और बताना भी पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 क्यों लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, एक मिनट रुकना, आज लेक्चर नंबर अपना 8 है। यस मैम। एक मिनट रुको, मेरे को वहां भी ठीक करना, हाँ ओके। तो अब क्या है ना, आप लोगों का आप लोगों का आज ये लगा लो हो जाएगा चैप्टर। एक टॉपिक रह जाएगा बैटरी और कोरोजन वाला। अगर आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, वो टॉपिक खुद से पढ़ के आना है। आपको वो टॉपिक क्या करना है, एनसीईआरटी से खुद से पढ़ के आना है। बट इफ यू वांट कि मैम रिकॉर्डिंग दे दो, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकती हूँ उसकी, लेकिन वो टॉपिक आप पढ़ के आएंगे। क्योंकि कल जो सैटरडे की क्लास में मैं सोच रही हूँ करवाने का, वो क्या करवा रही हूँ, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस जो बैटरी और कोरोजन से क्वेश्चन जेई में आए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, नोट से इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है वो, लेकिन 2024 में वहां से भी क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। तो जो जो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे वहां से बैटरी और कोरोजन वाले टॉपिक से, वो मैं क्लास में करवाऊंगी, प्रोवाइडेड आपको वो सेल्फ स्टडी करके आनी पड़ेगी। नहीं करके आओगे तो क्या करूं फिर, नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इससे बेटर है पढ़ के आना, ठीक है। बहुत इजी है, खुद तुम कर लोगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, तभी तो मैं दे रही हूँ, ठीक है। और वैसे भी ये तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो टॉपिक चल रहा है आपको पहले आपको सेल्फ स्टडी करके आनी पड़ेगी, घर से उसको टॉपिक को पढ़ के आना पड़ेगा। बिकॉज यू नो टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोगों का टाइम आप लोगों को टाइम दूं, एंड आप लोगों का टाइम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूं। तो समझ में आ गई कल क्या करना है, क्या करके आना है। एक तो क्या काम है तुम लोगों का, देखो पहले बता रही हूँ, फिर लास्ट में तुम भागने लग जाते हो। डीपीपी कंप्लीट करनी है, ठीक है। आज मैं एक और डीपीपी दूंगी, वो तो 10 मिनट में कर लोगे तुम, ठीक है। एंड कल क्या करके आओगे, तीसरा काम है तुम्हारा कोरोजन और बैटरी वाला टॉपिक पढ़ के आओगे। फिर उसके मैं क्वेश्चंस लूंगी कल क्लास में, एंड अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो क्वेश्चंस के थ्रू उसको मैं समझा दूंगी। क्लियर है ये वाली बात सबको? यस मैम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हमें ये कंप्लीट करना है। चलो बेटा, तो आज आपको फेराडेज लॉ जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है, देन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आप वेटेज में देख पा रहे हो क्या, बैटरी और कोरोजन से कितने कम क्वेश्चन आए हुए हैं, देख पा रहे हो? देखो yes. बैटरी से तो फिर भी कुछ आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आए हुए, अगर मैं 2019 से 23 की बात करूं। कोरोजन से तो फिर भी नहीं आया हुआ, ठीक है। बट एनसी और आता भी है तो एनसीईआरटी की जो लाइंस आप पढ़ोगे ना आज, उसी से ही आता है, ठीक है। इफ यू वांट की रिकॉर्डिंग भेज दो, 20 मिनट्स का टॉपिक है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगी अपने, ठीक है। उसको आराम से देख लेना और एनसीईआरटी रीड करके आना, वरना वरना तो मैं क्या ही बोलूँ, करके आना, ठीक है। क्वेश्चन कर लेंगे फिर अपना ना, क्या होगा ना, अगर नहीं पढ़ के आओगे ना, अपना खाम खाम में इसमें चला जाएगा टाइम बहुत ज्यादा। इससे बेटर है इसके क्वेश्चंस कर ले, और मैं और अच्छे क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेके आऊं, सो दैट अपन क्लास में कल प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। चलो अब ये बताओ मेरे को, अपन कल क्या पढ़ रहे थे? 23 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं। अनिरुद्ध कल क्या कर रहे थे मेरा बेटा?
जल्दी जल्दी बोलो, फिर वरना वो हो नहीं पाएगा जो मैंने कराना है। हाँ अनिरुद्ध, कल की क्लास में क्या किया था अपन ने? सुजल, कल की क्लास में क्या किया था? मैम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक फैराडेज है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी गुड। थोड़ा सा तेज बोलना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को बेटा। और मेरे को ये बताओ, अपन ने फॉर्मूला क्या क्या किए थे कल वाली क्लास में? मैम पहला W फॉर्मूला, इज इक्वल टू हाँ हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। W इज इक्वल टू Z इंटू Q। वेरी गुड, W इज इक्वल टू जेड क्यू। W क्या था मेरे बच्चों, कि कितना मास, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। Q क्या था तुम्हारा, कितना चार्ज तुम पास कर रहे हो। Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Z को क्या और क्या लिख रही थी मैं, Q को क्या लिख रही थी, Z इंटू आई इंटू टी। ध्यान रखना करंट किस में था, एम्पियर में, और टी किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। उसके बाद और कैसे किया था, Z को क्या लिखा था हमने, इक्विवेलेंट वेट बाय 1 फैराडे यानी कि 96500 इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, जल्दी बताओ। मैम मोलर मास अपॉन मोलर मास बाय n। वेरी गुड, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 और ऊपर आई इंटू टी। ठीक है, और क्या किया था, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो क्या करोगे, मोलर मास को नीचे ले जाना, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मोल्स बन जाएंगे। बस खत्म। इन्हीं फॉर्मूलेज को क्या करना है तुम्हें, यूज करना है क्वेश्चंस में। अगर तुमने डीपीपी की होगी, अगर स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना, कृष्णा आई होप तुम लोगों ने भी कर दिए हो, तो आपने देखा होगा यही वाले फॉर्मूलेज उसमें क्या है लग रहे थे। ठीक है, चलो इसके अलावा कोई और फॉर्मूला बताया था तो बताओ मेरे को। यही था, चलो। उसके अलावा एक चीज ये भी लिख सकते हो, मान लो तुम्हें आईटी ना देके सिर्फ फैराडे में चार्ज दिया हुआ है, तो इन दैट केस इक्विवेलेंट वेट इनटू क्यू निकालना, नीचे आप 96500 नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं सारे बच्चे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज मैथ्स की क्लास हो चुकी तुम लोगों की? यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो, क्या पूछता है वो, पढ़ के देखो एक बार, क्योंकि मेरे को लग रहा था कल कि क्वेश्चन उतने नहीं सफिशिएंट मैंने कराए जितने कराने चाहिए थे उस टॉपिक से, क्योंकि डीपीपीज में हो सकता है फिर आपको डिफिकल्ट लगे क्वेश्चन। तो हम और कर लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो टेक योर टाइम, आराम से पढ़ो। आज का टॉपिक कुछ मुश्किल है नहीं, मेन अपने को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आज बेटा। सिल्की आ गई? नहीं आई? हाँ जी, अप्रोच बताओ, कैसे अप्रोच करोगे, कि क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख के, वो आप मुझे बता सकते हैं। लावण्य, क्या क्वेश्चन को देख के बेटा क्या समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, जब तक बोलोगे नहीं समझ में नहीं आएगी, फिर बोलो क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख के। क्रिश, क्या आ रहा है बेटा क्वेश्चन को देख के समझ में? मैम इसमें W दे रखा है। डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ है? मैम 112 ml हाइड्रोजन डिपॉजिट हुआ है ना, कलेक्ट हुआ है एक कैथोड हाँ पे। वॉल्यूम दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ। पहली बात तो जो अपना डब्ल्यू था वो मास ग्राम में आ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि जब तुम एसिडिफाई वाटर, यानी कि मान लो कोई तुमने एसिड लिया है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया है उसका, तो इसलिए बोला गया है एसिडिफाइड वाटर।
ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं जब तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हो तो 112 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, एनटीपी और एसटीपी को इन्होंने यहाँ पे सेम माना है, जबकि वैसे सेम नहीं होते हैं बट इन्होंने सेम माना है। जो हमारी पुरानी बुक्स हुआ करती थी उसमें ओल्ड कन्वेंशन में इन दोनों को सेम लिया जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, इतना ml ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है हमें कैथोड पे मिल गया कितने सेकेंड्स में, 965 सेकेंड्स में। आपको बताना है कि कितना करंट पास किया गया होगा। देखो अब एसिड है तो उसने H+ दिया होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो। अब हमें H2 निकालना है तो क्या होगा, देखो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, यही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पहला काम तो तुम्हारा देखो इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। तो यानी कि जब तुम 2 मोल फेराडे पास कराओगे तो कितना H2 प्रोड्यूस होगा, 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर मैं बात करूंगी एसटीपी पे तो 1 मोल कितना गैस का कितना ऑक्यूपाई करेगी, ये 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कि 2 × 96500 का जब चार्ज पास करा रहे हो तो ये 22.4, क्योंकि मिलीलीटर में है देखो 112 ml, तो मैं इसको भी मिलीलीटर में ले लेती हूँ। तो 22400 मिलीलीटर हाइड्रोजन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी कैथोड पे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको देखना है कि 112 ml के लिए कितना फेराडे आपको पास कराना पड़ेगा, तो इसको उल्टा लिख लो। समझ गए क्या कर रही हूं मैं, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, 22400 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ जब तुमने इतना फेराडे मतलब इतना चार्ज पास कराया। तो 112 ml कब प्रोड्यूस होगा, तो कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये मुझे दिख रहा है 2 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 965 कूलम। क्लियर है इतना बात, क्लियर है इतनी बात। आगे Yes. पूछा है कि कितना करंट पास करोगे, तो हमें पता है Q क्या होता है, IT होता है। Q हमने निकाल लिया है 965। ठीक है, करंट हमें निकालना है, टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो करंट क्या आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से करना आपको किसके क्वेश्चन मेरा बेटा, जहां पे आपको वॉल्यूम की बात कर रखी है, वहां पे आप W वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे आपका वो मास आता था, कितना मास डिपॉजिट होगा। बट अगर बात होगी वॉल्यूम पे तो आप इस तरीके से यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। हालांकि जेई में बहुत, हालांकि ये जेई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट जेई में वॉल्यूम वाले सवाल बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, जितने भी आए हुए हैं इसी एक कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम सारे सॉल्व कर लोगे व्हेन यू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये मैंने तुम्हारे डीपीपी में से लिए हैं क्वेश्चन, जो होमवर्क वाले डीपीपी दी थी ना मैंने, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि तुमने कितना पढ़ा है घर पे। तो स्टार्ट कर दो, क्या करना है इसको ना। हर्षिता आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, अपनी बात हुई थी क्या कल, नो मैम, मैम पहले भी लगाई है क्लास। कब लगाई, मैम पिछले कल भी लगाई थी, उससे पहले भी लगाई है। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लगाई है ना, तभी मैं पहचान नहीं पा रही हूँ तुम्हें। यस मैम। तो अभी से रेगुलर रहोगे क्या, यस मैम। ठीक है रेगुलर रहो, मैं भी जान जाऊंगी तुम लोगों को। ओके, और कोई स्टूडेंट है जो रेगुलर नहीं है क्लास में, मतलब आई मीन जो कभी कभी क्लास लगाता है, वो एक बार मुझे बता दीजिए। शिवा आप रेगुलर आते हो क्लास में, करो करो बाकी बच्चे क्वेश्चन करो प्लीज। देखो आधे बच्चे तो गायब हैं। कोई नहीं, जल्द मिलेंगे बेटा दिल्ली में हम लोग, है ना। फिर तुम्हें पकड़ पकड़ के बताऊंगी, पूछूंगी क्यों नहीं बोलते थे क्लास में, कहाँ लॉग इन करके भाग जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या खाने चले जाते हो तुम लोग। ये मैम आप वाला, कहाँ से हो? हाँ आंसर बताऊं, नहीं मैम आप कहाँ से हो? अच्छा मैं कहाँ से हूँ, पहले क्वेश्चन कर लो फिर बताती हूँ कहाँ से हूँ।
जहां से तुम लोग हो वहीं से हूँ मैं भी, इंडिया से। चलो करो इसको। ऐसा क्वेश्चन तो कल किया था अपन, है ना? याद आ रहा है क्या किसी को? थोड़ा सा धुंधली धुंधली यादें ताजा हो रही हैं क्या तुम्हारी कल वाली? हाँ, चलो किसी ने तो बोला यस मैम। Yes, ma'am. चलो बेटा, आ, क्या करें? आंसर निकालने में तो टाइम जाएगा आप लोगों का। ओके सो ट्राई टू। ओके 161, 161 एक्स की वैल्यू आ रही है क्या? लेट मी जस्ट चेक द आंसर। 161 है क्या इसका आंसर? हाँ 161 ठीक है इसका आंसर। किसने बताया मुझे? कृष्णा ने ना, तो कृष्णा इज द वन पर्सन जो मुझे एक्सप्लेन करेंगे। चलो चलो कृष्णा, मैम तो जो पहले हाँ बोलो बेटा। मैम इसमें दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका जिस मेटल सरफेस का एरिया है, और इतने हम्म। थिकनेस की मतलब उसमें लेयर बनानी, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, हम्म। और डेंसिटी जो रखी है तो उससे हमारा वो आ जाएगा, वेट आ जाएगा। वेरी गुड। और उसके बाद तो फिर सब फॉर्मूला लगाना है, डब्ल्यू वेरी गुड, शाबाश। इक्वल। आया सबको समझ में? ठीक है, यस कल मैम। मैंने यही बताया था। वो बोल रहा है कि जो मेटल का सरफेस है उसका एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसको निकल लेयर से क्या किया गया है? कोट किया हुआ है, जिसकी थिकनेस कितनी है? 0.01 मिलीमीटर, इतनी उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो थिकनेस अब मिलीमीटर में दे रखी है, यानी कि वी हैव टू चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर में। तो 0.011 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? बोलो। 10⁻³ मीटर के बराबर ही होता है ना? यस मैम। हाँ Yes. पता है ना? हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, 10⁻³ मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो कितना आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है तुम्हारा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया है क्या? यस मैम। ठीक है, चलो उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि करंट कितना पास किया है? 2 एम्पियर पास किया है निकल नाइट्रेट के सॉल्यूशन से x सेकंड के लिए। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, उसके लिए आपको मास चाहिए होगा मेरा बेटा कि कितना डिपॉजिट हुआ निकल का। तो मास कैसे निकालेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम पर ml, और ये 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट तो सेम है नहीं, अब मैं क्या करूं? यूनिट तो सेम है नहीं, अब मैं क्या करूं? क्यूब को एमएल में लिख सकते हैं। किसको लिख सकती हूँ? हाँ 1 सही बोल रहे हो। हाँ मैं सेंटीमीटर यही पूछना चाह रही थी कि पता है ना 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यही पूछ रही थी मैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। तो कितना आ रहा है आपका? मास आ रहा है 0.1 ग्राम। ठीक है, ये मास आ गया डिपॉजिटेड। अब क्या निकालना है अपने को? एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो लगा दो W इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 I इंटू टी, बस निकल जाएगा। सारी चीजें हैं, W है, मोलर मास निकल का ऑलरेडी दिया हुआ 60, एन फैक्टर कितना होगा? जल्दी बोलो सारे बच्चे। 2। वेरी गुड, 2 होगा। मैं चाहती हूँ सारे बच्चों की आवाज हो, 2-4 बच्चों की आती है बस। ठीक है, आई कितना दिया हुआ है? 2, एंड टाइम आपको निकालना, और ध्यान रखना सेकंड्स में निकालना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम यहाँ से सेकंड्स में ही निकल के आएगा। तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो तुम्हारा 161. आएगा तो 160.8 समथिंग, बट नियरेस्ट इंटीजर है तो 161। ये नियरेस्ट इंटीजर में भाई तुम लोग बहुत गलती करके आए हो लास्ट वाले टेस्ट में, इसीलिए मैं ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, आपको भी कर। ठीक है, तो इसका 161 आंसर आएगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था इस बार इन्होंने जेई 2024 में। करो इसको, सोल्व करो।
बेटा जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना, उस ट्राई करो कि थोड़ा सा देखो पहले आओ। अक्षिता शायद लेट आए हो क्या आप बेटा? हाँ, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कैसा लगा तुम्हें? ठीक है या डिफिकल्ट है? मैम मॉडरेट है। इजी है। इजी है, ठीक है। टेस्ट में फिर पूरे आने चाहिए दिव्यांश। मजाक कर रही हूँ, थोड़ी तो गलतियां होती ही हैं। ठीक है, चलो करो। बाकी किसी बच्चे ने कुछ बोला नहीं, क्या समझू मैं तुम लोगों का? मैम ठीक ही है। यस मैम। ओके, कनक यस मैम। हुआ? यस कैसे मैम। कैसे करोगी बताओ? मैम इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसमें से फैराडे की वैल्यू आएगी। इक्वेशन बताओ मुझे, क्या लिखोगे बेटा? मैम 2H2O वेरी गुड। gives 4 electrons plus O2 plus बैलेंस करने के लिए 4H plus ions। यही था इक्वेशन, मैंने कहा था ना वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कहा था इक्वेशन को याद कर लेना, कैथोड वाली भी और एनोड वाली भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर देखो ना मेरा बेटा, 2 मोल से 1 मोल O2 मिल रहा है, लेकिन आपको किसके लिए निकालना है? 1 मोल वाटर जब कन्वर्ट होगा O2 में, उतना कितना मतलब उसमें कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। तो जब 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है और 4 फैराडे चाहिए, तो 1 मोल के लिए क्या करूं मैं, बता दो कितना चाहिए होगा फिर? 2 फैराडे चाहिए होगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्योंकि वो 1 मोल से यस बोल मैम। रहा है ना, तो मुझे कितना चाहिएगा? 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना आ रहा है ये? मैम 1.93 आ रही है। तो कितना लिखोगे यहाँ पे? 1.93 इंटू 10⁵ कूलम आ रहा है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं, बस आपको भी पता है नियरेस्ट इंटीजर ही लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 2। इजी था ये वाला क्वेश्चन, तो हो जाएगा। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तुम ये देखो, जब तुम लोगों को मैं डीपीपी देती हूँ ना, मुझे पता है मुझे क्लास में डीपीपी सोल्व कराना है, तो एज अ टीचर मैं भी सोल्व करती हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरे पास आंसर रहे अगर तुम ना निकालो तो जब मैं सोल्व कर सकती हूँ, ठीक है, तो तुम्हें तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ना इसको। हाँ, लेकिन ये है कि जब मैं सोल्व करती हूँ तो मैं कैलकुलेटर यूज करती हूँ मेरा, ठीक है, एंड आपको मैन्युअली सॉल्व करना है उसको। चलो बेटा सोचो। कुछ आ रहा है समझ में? कोई ऐसी चीज दिख रही है आपको इस क्वेश्चन में जो आप निकाल सकते हो? कोई ऐसी चीज दिख रही है किसी को? दिव्यांश? मैम चार्ज। चार्ज किसने बताया? मैम निहारिका। निहारिका ने बताया कि चार्ज निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो वैसे तो चार्ज तुम, है ना?
I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, यू कैन इजिली फाइंड आउट द चार्ज कितना Yes, पास ma'am. करोगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, बाकी सारे बच्चे मैम मोल्स मोल्स निकाल सकते हैं हम SnSO4 के। वेरी गुड, मोल्स भी निकाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही पकड़ना आप लोगों को। देखो क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है इफ 0.50 लीटर ऑफ ए 0.60 मोलर ऑफ टिन सल्फेट, मतलब इस सॉल्यूशन को, अब इस सॉल्यूशन बोले तो मोल्स निकाल लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टिन सल्फेट के निकाल लो, 0.50 इंटू 0.60 कितने आ जाएंगे मोल? 0.3 0.3 मोल आ जाएंगे। यानी कि 0.3 मोल लिए हैं तुमने टिन सल्फेट के, जिसका तुम क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। कितने टाइम के लिए मेरा बेटा? 30 मिनट्स के लिए करा रहे हो। और करंट कितना यूज कर रहे हो, कितना पास कर रहे हो? 4.60 एम्पियर का। फिर वो बोल रहा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, जस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन जो है टिन की कितनी रह जाएगी सॉल्यूशन में, यानी कि बेसिकली यू हैव टू टेल द मोलारिटी। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या काम होगा? इक्वेशन बनाने का काम होगा। बना लो इक्वेशन, बना ली? ठीक है। अब देखो इतने मोल आपने टिन सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर मैं ये मान लूं कि 0.3 में से कितना मोल डिपॉजिट हो गया, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कितना रह गया सॉल्यूशन में, यस और नो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 0.3 मोल ऑफ टिन सल्फेट का सॉल्यूशन था जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है। अगर मैं ये पता लगा लूं कि उस 0.3 मोल में से कितना मोल डिपॉजिट हो गया है टिन का, ठीक है, तो आप ये पता लगा लोगे बच कितना गया सॉल्यूशन में। यस मैम। माइनस कर दोगे ना, 0.3 से माइनस कर दोगे जितना डिपॉजिट हुआ, बस खत्म क्वेश्चन। यही था वो, तुम आसान आराम से निकाल सकते हो। तो देखो क्या करोगे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 2 इंटू 96500 का जब चार्ज पास कराओगे मेरा बेटा, तो कितना डिपॉजिट होगा? 119 ग्राम होगा। ठीक है, 30 मिनट को सेकंड में चेंज करो, 30 इंटू 60 इंटू 4.60, इतना 1800 कराओगे तो कितना होगा? 2 इंटू 96500 और मल्टीप्लाई कर लो 30 इंटू 60 इंटू 4.60, मतलब इतना डिपॉजिट कर लोगे। तुम फॉर्मूले से लगा लो, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 आई इंटू टी। यहाँ से भी तुम निकाल लोगे कि कितना मास डिपॉजिट हुआ। अब बस मुझे ये बता दो ये कितना आ रहा है, किसी ने अगर निकाला है तो। मैम 5.1। पैसे क्यों मंगाए? 5.1 आ रहा है ना? मैम 0.514। 0.2571 0.2571। नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। इसका आना चाहिए, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ओके, एक सेकंड। ओके सो ओके तुमने मास निकाला है ना, तो एक काम करते हैं ना, अपने को मास निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, मोल पता कर लेते हैं ना डायरेक्ट। क्या कहते हो? ठीक बोल रहे हो ना? आपको मोल की टर्म में निकालना, नहीं तो अगर तुम मास निकालोगे फिर उसकी दोबारा मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालना पड़ेगा। पापा ये बोल देते हैं ना कि 2 फैराडे का चार्ज पास करोगे तो 1 मोल डिपॉजिट होगा, जब इतना चार्ज पास करोगे तो कितना डिपॉजिट होगा। समझ आ गई ना? तो अपना आंसर मोल में ही आ जाएगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे वो आएगा 0.043। बच कितना गया? इतना था, इतना डिपॉजिट हो गया। वॉल्यूम कितना था टोटल? 0.50। ये तुम्हारे आ जाएगी फाइनल कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में बच गई है टिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम मास से भी जा सकते हो, लेकिन फिर बाद में उसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको पहले मास में चेंज कर लो, तुम्हारी इच्छा है, मर्जी है। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस मैम। इसका आंसर आएगा 0.52 के आसपास आएगा, अगर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करूं, अगर तुम भी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके करते हो। बट यहाँ पे ये भी दिक्कत है ना, ये दोनों आसपास हैं, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लिया तो हो सकता है बी वाला आंसर भी आ जाए। ठीक है, तो 0.52 के आसपास आएगा अगर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेते हो तो, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या होगा मेरा बेटा? करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अप्रोच समझ में आ गई ना कि करना क्या था इस क्वेश्चन में, अब हो जाएगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे डीपीपी में तुम्हें मिले होंगे, क्लास वर्क वाले डीपीपी में बहुत क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें वो बताना था एन फैक्टर क्या होगा। करो बेटा इसको सोल्व। हाँ जी, सोचो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ मेटल कितना डिपॉजिट होगा, ये दे दिया। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। मैम वेट यस भी है। मैम। ओके, सुजल, अनुराग, ओके। कितना करंट पास किया, 1.2 एम्पियर करंट पास किया 15 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा, थ्रू इट सोल्ट, मतलब हमें नहीं पता देखो कौन सा मेटल है, उसका कौन सा सोल्ट है, वी डोंट नो, ठीक है। अगर पता ही चल जाता तो आंसर आ जाता ना। वो पूछ रहा है कि उसका वैलेंसी क्या रहा होगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द एन फैक्टर। एन फैक्टर को अपन वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो एन फैक्टर तुम्हें निकालना है, तो कैसे करें, अप्रोच बताओ। सबसे पहले अपन क्या करते थे, जितने भी अभी तक अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, सबसे पहले अपन क्या लिखते थे बेटा? W is equal to ZIT। हाँ जी, W इज इक्वल टू ZIT लिखते थे, उससे भी पहले इक्वेशन लिखते थे। हमें नहीं पता बेटा कौन सा मेटल है, हमें नहीं पता, एंड ना ही हमें पता है कितना उसमें नेट इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। बस हमें ये पता है कि ऐसी एक इक्वेशन हम लिखते थे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें से एन फेराडे यानी कि n इंटू 96500 कूलम का चार्ज पास कराती हूँ, तो मेरे पास मेटल कितना मास है दिया हुआ उसने ऑलरेडी, 96 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होगा मेटल का, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, या तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। कितना मास डिपॉजिट हुआ मेरे बच्चों, 0.3605। मोलर मास आपको दिया ही हुआ है 96, एन फैक्टर हमें निकालना है 96500। करंट आपको दिया हुआ है 1.2, टाइम आपको 15 मिनट दिया, इसको सेकंड में चेंज कर लेना। क्या तुम यहाँ से एन फैक्टर नहीं निकाल सकते? यस मैम। यस मैम। यू कैन इजिली फाइंड आउट द एन फैक्टर ना, यस। इसमें देखो अब कैलकुलेशन होगी। अब तुम क्या करोगे, 0.3605 को प्लीज ऐसे मत सॉल्व करना, इसको 0.36 लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं तो 0.35 लेके कर ले, वैसे 36 कर लो, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे, तो तुम्हारा आराम से आंसर आ जाएगा इसका। तो एन फैक्टर आएगा अराउंड 3 के आसपास। जब तुम निकालोगे ना तो वो 2.98 एग्जैक्ट आएगा, बट एग्जैक्ट नहीं भी लोगे तो चलेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। नियरेस्ट इंटीजर में लिखोगे तो यस 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब Yes. तुम 0.3605 को ही लेके चलोगे फिर तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा तुम लोगों के लिए हो जाएगा, लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। कितने क्वेश्चन करा दिए, 1 2 3 4 5, तो ये क्या 5 क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? यस मैम। किसी को किसी तरह का डाउट है तो प्लीज पूछो अभी के अभी, वरना फिर मैं समझ रही हूँ कि आ गया। क्योंकि अगर बेटा पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो प्लीज गलत नहीं करके आओगे, चाहे फिर वो टेस्ट हो चाहे तुम्हारे फाइनल एग्जाम। चलो, उसके बाद एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, जेई में ही आते हैं इसमें से क्वेश्चन, करंट एफिशिएंसी। देखो
आपने शायद फिजिक्स में सुना होगा, कार्नोट इंजन करके एक टॉपिक पढ़ते थे तुम थर्मोडायनामिक्स में, हालांकि वो Yes, केमिस्ट्री में भी होता है बट आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो अब करंट एफिशिएंसी होता क्या है बेटा, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मैं उसमें से करंट पास कर रही हूँ इतने टाइम के लिए, तो मेरा इतना चार्ज या मतलब मुझे इतना चार्ज पास कराना पड़ेगा, तो मेरा इतना मास डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगा। लेकिन बच्चे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जितना आप चार्ज पास करा रहे हो, जितना आप सोच रहे हो कि इतना मुझे मास मिलेगा उसका डिपॉजिट होके, एक्चुअली उससे थोड़ा सा कम मिलता है। मतलब हमने जितना सोचा होता है, लेट से कि आप 5 कूलम का चार्ज पास कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि 4 ग्राम डिपॉजिट होगा, लेकिन एक्चुअल में वो डिपॉजिट हुआ 3.8 ग्राम या 3.5 ग्राम। ठीक है, तो करंट एफिशिएंसी क्या आने वाली है आपका, 100% से कुछ कम आने वाला है। अगर 100% एफिशिएंसी आ जाती है, इट मींस भैया जितना करंट तुमने पास किया और जितना चार्ज, जितना मास डिपॉजिट होना था उतना ही हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना चार्ज एक्चुअली यूज्ड हुआ प्रोसेस में, कितना एक्चुअली मतलब एक्सपेरिमेंटली, ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, और बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास किया, ये हो जाएगा तुम्हारा थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल हमें निकालना होता है, एक्सपेरिमेंटल आपको दिया जाएगा। क्लियर है? अगर मैं मास की टर्म में बोलूं, एक्चुअली मास प्रोड्यूस कितना हुआ, मतलब जब ऑब्जर्व किया गया तो भैया कितना मास प्रोड्यूस हुआ, डिवाइड बाय हमारे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था, वो नीचे आ जाएगा। और जो हमारे अकॉर्डिंग चीजें होती है ना, वो हमेशा हम ज्यादा ही सोचते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, ख्याली फुल आप जिसको बोलते हो। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो पता नहीं हम क्या क्या ही सोच लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सेम इसमें है, एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ मास डिवाइड बाय हमने कितना सोचा था इनटू 100, यानी कि ऊपर एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। हाँ, वॉन्ट ऑफ फैक्टर में भी क्या हो रहा था, हम सोच तो क्या रहे थे कुछ और, लेकिन एक्चुअल में वो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कंसीडर कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज योर करंट एफिशिएंसी। क्लियर है क्या? बस इन्हीं को यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन बस इसी को आप डिनोट करते हो ईटा से, करंट एफिशिएंसी इज योर ईटा। ठीक है, तो बस इसी को क्या करना है मेरा बेटा, फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करना। अपना फॉर्मूला क्या था याद करो, ZQ था ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बस यहाँ पे ईटा लगा दो। ठीक है, तो अपना ये क्या बन जाएगा, ZIT, और Z क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट इनटू I इंटू T ईटा बाय 96500, बस ये आ जाएगा। सारी चीजें जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, बस अब ये आ जाएगा पिक्चर, मुश्किल तो नहीं है। देखो एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाए कि मैं एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन, देखो वो बोल रहा है कि 2 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो आप 1 घंटे के लिए। क्लियर है? कहां से पास कर रहे हो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो 0.237 ग्राम ऑफ कॉपर आयंस वर डिस्चार्ज, यानी कि मैंने कहा था ना आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी जाएगी। तो जब एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो 0.237 जो है कॉपर वो डिस्चार्ज हो गया, डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। आपको बताना है करंट एफिशिएंसी कितना होगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईटा। निकाल सकते हो, आपको पता है कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा। अभी तक ये तो बनाने आ गई होंगी तुम लोगों को इक्वेशन, यस और नो? Yes. तो या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, नहीं तो तुम थोड़ा सा वो कर लो, यूनिटरी मेथड से कर लो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब मैं इतना चार्ज पास कराऊंगी तो कॉपर का मोलर मास देखो पता होना चाहिए 63.5 होता है। ये तुम्हारे जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कनक जो तुम पूछ रही थी डीपीपी में यही वाला क्वेश्चन था वो। यस मैम। ठीक है, तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। हमें कितना दिया हुआ है, चार्ज निकाल सकते हो I इंटू टी से, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इतना जब चार्ज पास करोगे तो कितना डिपॉजिट होगा वो तुम्हें निकाल लेना, वो तुम्हें निकाल लेना है। क्या तुम यहां से पता लगा लोगे?
बोलो यस और यस, तुम यहाँ पे पता लगा लोगे। इससे क्या पता चल जाएगा तुम्हें कि हमारे अकॉर्डिंग इतना चार्ज सॉरी इतना मास क्या होना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए। निकाल के देखोगे ना, वैल्यू इससे ज्यादा आ रही होगी 0.37 से। निकाल के देखो एक बार कितना आ रहा है, और आप ईटा निकाल लोगे। एक्सपेरिमेंटल कितना होना चाहिए डिपॉजिट, 0.237। हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वो तुम इससे निकाल लोगे। मल्टीप्लाई 100 कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। इसको करके देखो कितना आ रहा है, नहीं तो मैं कैलकुलेट करती हूँ बेटा। मैम उसको 237 ग्राम आ रहा है। 237 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया फिर, हम्म 237 आ रहा है क्या? रुको जस्ट, मैम 2.37। अरे बाबा, मैं तभी सोचू भाई ये क्या आ गया आंसर में। रुको फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लूं, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन पे पता नहीं भरोसा नहीं होता है। 63.5 इंटू 36 डिवाइड बाय 965, यस 2.37 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 10% आ गया। ऑप्शन यस मैम। इजी था क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। तो जब ऑब्जर्व किया गया तो सिर्फ कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, 0.237, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 2.37। तो मैंने कहा था थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एक्सपेरिमेंटल से। अगर तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर तुम्हारा थ्योरेटिकल वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब तुमने कहीं कैलकुलेशन में बेटा गलती की होगी। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो करंट एफिशिएंसी, और इस तरीके से तुम करंट एफिशिएंसी के सवाल लगा सकते हो। और करें क्वेश्चन, आओ एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी तुम्हारा डीपीपी का ही है। अब मत बोलना मैम सोल्व नहीं हुआ, अब भी स्टिल हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन सोल्व ना हो, एक दो हो सकता है, बट रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन सोल्व, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये तो तुम्हें ही करना है, तुम बताओगे मुझे। अनुराग हो रहे हैं कि क्वेश्चन? अनिरुद्ध, अक्षिता, रिजुल, कार्तिक, please give me thumbs up if you are able to solve the question. जस्मीन हो रहे हैं बेटा? वेरी गुड, आई होप आप सच्ची बोल रहे हो। यस, कौन है वो स्टूडेंट जो मुझे अप्रोच बताएगा? बोलो बोलो, फॉर्मूला लगा दो ना। फॉर्मूला बताओ, क्या बताया मैंने? W is equal to ZIT into eta. हाँ, Z क्या था, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। तो मोलर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास
डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू 96500, Q होता है I इंटू T और ईटा इज योर करंट एफिशिएंसी। क्या तुम्हें W दिया हुआ है क्या? हाँ मैम दिया हुआ है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है इधर देखो, एक बार स्टेटमेंट को मैं पढ़ देती हूँ। वो बोल रहा है 25.4 एम्पियर का करंट तुमने भैया पास कराया है, ठीक है, जो कितना करंट यूज कर रहा है, 85% ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द सेल। पूरा 100 नहीं, 85% जो है यूज किया उसने, ठीक है जी। कितने टाइम तक आप उसको भैया इतने करंट को भेजोगे कि वो इतना ग्राम मतलब 1000 ग्राम प्रोड्यूस कर दे MnO2 का? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको मास कितना डिपॉजिट हुआ है? 1000 ग्राम। मोलर मास दिया हुआ है क्या? निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन 16 होता है भाई, 32 मत मानना। कितना होगा ये? Mn कितना? 15 और ये 32, 87। n फैक्टर कितना होगा मेरा बेटा? इधर देखो, यहाँ पे Mn किस में, इधर देखो MnO2 है ना, यानी कि +2 में है ना, तो Mn +2 इलेक्ट्रॉन Mn में चेंज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 है, ठीक है। MnO2 है ना, तो Mn पे +2 रहा होगा, ठीक है, और 2 पे माइनस रहा होगा, तभी ओवरऑल वो न्यूट्रल है। 2 इंटू 96500, करंट कितना है मेरा बेटा? 25.4। टाइम हमें नहीं पता, एफिशिएंसी कितनी है? 85%। इसको 100 से जरूर डिवाइड कर देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा। तो टाइम आ जाएगा 2 इंटू 1000 इंटू 96500 डिवाइड बाय 87 इंटू 25.4 इंटू 0.85 एंड यू विल गेट योर आंसर। बताओ, कर लोगे? यस मैम। और ये कैलकुलेशन भी हो जाएगी, इसमें ज्यादा मत्था पाची नहीं होगी, कैलकुलेशन भी तुम लोग कर लोगे। इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, बट यस मैंने टीपीपी में ये दिया हुआ है तुम लोगों को, अब हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आते हैं तुम्हारा वन ऑफ द इजी लॉ ऑफ फैराडे, दैट इज फैराडे सेकेंड लॉ। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था? फैराडे फर्स्ट लॉ ये था कि जितना तुम क्वांटिटी, जितना तुम चार्ज पास करोगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है जी। अगर तुम 1 फैराडे चार्ज पास करा रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। 2 फैराडे करा रहे हो तो उससे ज्यादा होगा। ओके, तो फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है, ध्यान से पढ़ना इसको, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing through the electrolytic solution connected in a series are proportional to their chemical equivalent weight। जैसे कि ये पूरा सेटअप होता है इस तरीके से। तो लेट से कि हम मान लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन मान लो इसको, लेट से कि ये AgCl का सॉल्यूशन है, ये MgCl2 का सॉल्यूशन है और ये है कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, लेट से, ठीक है। इन सॉल्यूशन को क्या किया है तुमने? सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि सब में से तुम्हें क्या करना है? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, ठीक है। क्या करनी है? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। तो जब तुम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जैसे AgCl के केस में AgScl, MgCl2 के केस में Mg, कैल्शियम के केस में अगर कैल्शियम की मैं बात करूं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? उनके इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट तुम्हें पता ही है, मोलर मास बाय n फैक्टर। तो मैं सीधी सीधी ये बात लिख दूं, लो खत्म। बोलो, अगर मुझे मान लो इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, ध्यान से देखना, AgCl का तो निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ Ag तुम्हें पता ही है कितना होता है, 108 होता है, बाय n फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। ऐसे तुम MgCl2 का निकाल सकते हो, यस मैम निकाल सकते हैं। कितना होता है मैग्नीशियम का मोलर मास? 24, बाय फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो कैल्शियम क्लोराइड का, 40 होता है इसका मास, डिवाइड बाय n फैक्टर।
ये देखो इधर आओ, नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस तरीके से देख लो, सीरीज में लगाया हुआ इन्होंने, देख रहे हो सारे बच्चे। यस मैम। लेट से कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है वो, हालांकि जो एग्जांपल इन्होंने लिया है वो AgCl, MgCl2 और FeCl3 का लिया हुआ है, ठीक है। आपको इक्वेशन सब में लिखनी आनी चाहिए मेरा बेटा। AgCl के केस में इक्वेशन ये होती है, अब तो अपन इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। MgCl2 में ये होगा, और FeCl3 में ये होगा। बोलो Yes, तो क्या ma'am. लिखूं मैं? W1 रेशियो W2 रेशियो W3 किसके बराबर आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट रेशियो, इक्विवेलेंट रेट, इक्विवेलेंट वेट मतलब Ag का रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। और इसको और कैसे लिख सकते हो? अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, 1 2 3 उसको डिनोट कर रहा है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर, यानी कि M1/N1 लिख दू, M2/N2 और M3/N3। इससे तुम सॉल्व कर सकते हो। मान लो उसने तुम्हें मोलर रेशियो पूछ लिया तो क्या करोगे? इसको नीचे ले आओ, W1/M1 W2/M2 रेशियो W3/M3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/N1 रेशियो 1/N2 रेशियो 1/N3। तो मोलर रेशियो निकाल लोगे। मास का रेशियो बना है वो तब बता देना, मोलर रेशियो पूछे तो तब बता देना। एन फैक्टर तुम्हें पता ही है निकालने, आता ही है सबको। बोलो क्या कहते हो? इजी है? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बनता है एक, तो इसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, एक बार इसको रीड करो और देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या। सारे बच्चे रीड करेंगे क्या? इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है क्या कुछ? कितने की इलेक्ट्रिसिटी पास की है? 3 Faraday. हाँ, बाकी बच्चे भी बोलो, कितने की यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी पास की है? मैम 3 फ्राइडे। यस, 3 फैराडे। ओके, सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट किया है एंड आपको क्या बताना है? मोलर रेशियो बताना है। किस रेशियो में ये तीनों मेटल जो है इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होंगे, या वो डिपॉजिट भी बोल सकता था। तो निकाल सकते हो क्या? W of Ag plus divide by molar mass of Ag plus ratio W of calcium 2 plus by molar mass of calcium 2 plus ratio W of Al3 plus डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Al3, मतलब एल्यूमिनियम कैल्शियम 2 प्लस 2 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। किसके बराबर था ये मेरा बेटा? इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ Ag का कितना होता है? 1। कैल्शियम के केस में कितना होता है? 2। एल्यूमिनियम के केस में कितना होता है? 3। तो यही तो आ जाएगा मोलर रेशियो। कितना आ रहा है ये? 6:3:2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस Yes, मैम। बस इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और करो, ये वाला क्वेश्चन करो। मंडे से वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, इसलिए तुम्हारे पास संडे का मस्त टाइम है। जितना भी तुम्हारा बचा हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कर लो, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे इसमें करने पड़े हैं तुम्हें।
कार्तिक, सुजल, अनुराग, अनिरुद्ध, अक्षिता, बताओ भाई। ओ, जल्दी करो, फिर आगे एक टॉपिक और भी कराना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पता चले इसमें ही चला गया सारा टाइम। कैसे करेंगे इसको अप्रोच? लावण्या, क्रिश, कार्तिक, बताओ। ए आ रहा है क्या? मेरे पास आंसर नहीं है भाई इसका। Maybe B is the correct one, but I'm not sure. ए आ रहा है क्या? अच्छा, 2 बच्चों का ए आ रहा है, फिर तो ए ही होना चाहिए। कैसे किया है? कोई बताएगा? लावण्या, डू यू वांट टू से? और गुनगुन? इसमें हमारे पास दिया हुआ है, यानी 2 दिए हुए हैं हमारे पास। इसमें एक का दिया हुआ है W2 दिया हुआ है हमारे पास, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है 0.54 ग्राम, और Ag और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि वो बोल रहा है कितने क्रोमियम डिपॉजिट होगा, ठीक है, इन द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू डिपॉजिट 0.4 ग्राम ऑफ सिल्वर। मतलब जितने टाइम में क्रोमियम डिपॉजिट होगा, सेम टाइम में Ag भी होगा डिपॉजिट, कितना होगा वो दिया हुआ है और उसको सीरीज में लगा हुआ है। तो मैं सिंपल ये लिख दूं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्रोमियम जो है वो बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag। और ये क्या होता है अभी बताया ना, मास ऑफ क्रोमियम डिपॉजिटेड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम, और ऐसे ही ये मास ऑफ Ag डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। मास कितना है क्रोमियम का डिपॉजिट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास कितना है 52। एन फैक्टर बताओ मेरे को, क्रोमियम नाइट्रेट में कितना होगा? 3. वेरी Three. गुड होगा, शाबाश। बस यही जानना था मेरे को, वैसे 3 होगा। Ag का मोलर मास 108, नहीं, कितना डिपॉजिट हुआ है, दैट इज मास ऑफ Ag कितना है 0.54, और मोलर मास कितना है मेरा बेटा 108, और एन फैक्टर आपको पता ही है 1 होता है। तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करके अगर ए आ रहा है तो ओके, ए इज करेक्ट वन। बाकी एक बार बाकी बच्चे भी ट्राई कर लेना। यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है, डन। फिर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ये वाला क्वेश्चन करो। या तो मुझे ये बता दो ये हो जाएगा, ताकि फिर मैं आगे चलूं। ये 2024 में आया था। हो जाएगा क्या ये, या मुश्किल लग रहा है? आपको इसमें वही H2 वाली इक्वेशन एन फैक्टर पता होना चाहिए। O2 के केस में 4 होता है, सिल्वर के केस में 1 होता है। निकाल लोगे इसको, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। ठीक है, तो गिवन मास कितना डिपॉजिट होगा सिल्वर का निकालना है, मोलर मास आपको दिया ही हुआ है। अब इसमें देखो मास नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। एसटीपी के पे बात कर रहा है ना, तो गिवन वॉल्यूम इतना है ही। एसटीपी पे कितना लोगे आप? वैसे तो 22700 होता है, आप वही लेके चलेंगे, क्योंकि इंटीजर में नहीं तो गड़बड़बाजी हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, एन फैक्टर आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, यस मैम। इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन।
मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था, जब मैं लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करा रही थी, तो मैंने आपको ये बताया था मेरा बेटा कि मोल्टन NaCl में क्या था, NaCl है सिर्फ, जिसको आपने क्या किया, हीट किया है, उसमें कोई पानी वानी नहीं था, पानी में आपने नहीं मिलाया था। बट बेटा अगर मैं मान लो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसे सॉल्यूशन का कराती हूँ जिसमें पानी भी हो, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस बढ़ जाएंगे, राइट और नो? तो आपको उस केस में देखना पड़ेगा कि कौन कैथोड पे पहले जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एक से ज्यादा कैटायंस होंगे तो हमें देखना पड़ेगा ना कौन सा कैटायन जाएगा फटाफट कैथोड पे, कौन सा एनायन जाएगा फटाफट एनोड पे, यस और नो? यस तो यहाँ मैम। पे आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे सारे बच्चे। पॉइंट नंबर 1, कैटायन, anion and water are present in aqueous solution. बोलो हाँ या ना, यही प्रेजेंट होंगे, वाटर भी होगा। आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा कैटायन जाएगा भाग के कैथोड की तरफ? लिखो, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैटायन। और जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, बहुत ही गलत बात है। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैटायन लिखो, then it will be reduced at cathode with respect to water and vice versa. क्या लिखा मैंने? अगर मान लो तुम्हारे पास एक से ज्यादा कैटायंस है, पानी से तो H+ आएगा, अगर कोई और सॉल्यूशन है तो उसका कैटायन होगा, तो कौन सा कैटायन पहले कैथोड पे जाएगा कैसे डिसाइड करोगे? जितना उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आपको पता है अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पहले उसी का ही रिडक्शन होगा, एंड ऑब्वियस सी बात है वही पहले कैथोड पे जाएगा, यस और नो? यस मैम। अब बात आती है अनायन के केस में। अनायन के केस में कौन जाएगा सबसे पहले? तो आप चेक करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? अनायन का, then it will get oxidized at anode with respect to, किसके रिस्पेक्ट में देख लो? पानी के रिस्पेक्ट में, एंड वाइस वर्सा। क्लियर होगा ये पॉइंट? तीनों पॉइंट तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए जहां पे तुम नोट्स बना रहे हो। लिखो इसको एंड कंफर्म करो, यस मैम वी हैव ऑलरेडी डन। सोलह बच्चों में से मुझे सिर्फ 5 बच्चों ने ही थम्स अप दिया है, बाकी बच्चे नहीं लिख रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। हाँ रिजुल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। मोल्टन के केस में क्या था? सिर्फ Na+ था और Cl नेगेटिव था। Na+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बना रहा था, और Cl नेगेटिव में क्या था? एनोड की तरफ जा रहा था वो, यानी कि आपको एनोड पे क्या मिल रही थी? Cl2 गैस लिबरेट होके मिल रही थी, Cl2 गैस मिल रही थी, और कैथोड पे क्या मिल रहा था? सोडियम, यस और नो? ये कौन सी वाली बात थी? जब आपने सिर्फ मोल्टन NaCl यूज किया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ध्यान रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड आपकी कौन कौन सी होंगी? मरकरी आप यूज कर सकते हो, प्लेटिनम यूज कर सकते हो, ग्रेफाइट यूज कर सकते हो। इट कैन बी, लिख लो, इट कैन बी मरकरी, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट। अगर तुमने कोई ऐसी इलेक्ट्रोड ले ली जो इनर्ट नहीं है भैया, तो वो भी इनके साथ पार्टिसिपेट करेगी। दिस इज द सिंपल केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन वी यूज मोल्टन NaCl। ये वाली बात कौन सी थी जो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। लेकिन दिक्कत यहाँ आएगी जहां पे एक्वस NaCl यूज होगा। अब एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ? देखो पहले तो आप ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज, मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है वो मैं समझा देती हूँ, फिर इसको अब मैं अपने ट्रिक से बताऊंगी कि विद इन 20 सेकेंड्स आप कैसे बताओगे कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा।
मतलब हमें इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या मिलने वाला है कैथोड और एनोड पे, पहले ये समझ लो, देन मैं अपनी ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन ने क्या लिया यहाँ पे, एक्वस NaCl लिया। एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, अब उसमें पानी भी होगा और Na+ भी होगा और Cl- भी होगा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं यस मैम, मैं किसी को डांट नहीं मार रही हूँ। यस यस मैम। मैम। ओके, तो Na+ क्या करेगा, हाँ Na+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बनाएगा। उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपको याद नहीं करना, आपको याद नहीं करना, सिर्फ देख लो। अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये वाली इक्वेशन आई होप आपको याद है, आई होप आपको ये इक्वेशन याद है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे। इसका कितना है मेरा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के केस में, व्हेन H2 लिबरेट एट कैथोड -0.83। मैम याद करना है, नो नोट एट ऑल। उसके बाद क्लोरीन देखो एनोड पे मिल रहा है, इतना उसका वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वाटर का देखो O2 मिल रहा है एनोड पे, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, पहले तो आप ये वाली लैंग्वेज, मतलब ये जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है वो लिखना है, मतलब समझना है, फिर जो मैं ट्रिक से बताऊंगी एट द एंड वही आपको उसी से क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो सबसे पहले हम आते हैं बेटा कैथोड वाली बात पे। अब देखो दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का या Na+ Water. वाले का, हाँ सोडियम का, वाटर का। यानी कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो हमें कैथोड पे क्या मिलने वाला है, H2 मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिख दूं कैथोड पे क्या होगा, H2 लिबरेट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। आगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है क्लोरीन का और वाटर का, तो देखो किसका ज्यादा है, ये वाटर के केस में ज्यादा वाटर का मैम। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग टू अस O2 एनोड पे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तो सिखाया आपको कि एनायन के केस में जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आपके अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज। मुझे नहीं पता किसी ने कभी पढ़ी है या नहीं, बट पढ़ोगे अब तो पक्का पढ़ोगे क्योंकि मैं पढ़ा दे रही हूँ। ओवर वोल्टेज इतना लिख के उसको छोड़ रखा है, इतना लिख के मेरा बेटा उसको छोड़ रखा है। ओवर वोल्टेज का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल छोटी सी बात है, बेशक सुन के भूल जाना चलेगा, बट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर तो मैं अपनी ट्रिक से बताऊंगी। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जो वाटर का ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है ना, जिसमें O2 आपकी लिबरेट हो रही होती है नोड पे, ये प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, काइनेटिकली स्लो होता है। काइनेटिकली स्लो मतलब थोड़े कम टाइम में होता है, फास्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम थोड़ा सा बैटरी से एक्स्ट्रा वोल्टेज ले लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, बैटरी से हम एक्स्ट्रा वोल्टेज ले लेते हैं, तो जितनी आपको ये दिख रही है ना -1.23, एक्चुअल में इतनी नहीं होती है, कुछ एक्स्ट्रा होती है, इतनी वोल्टेज होती है। और ये अगर तुम मेरे से पूछोगे एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होती है, तो 0.25 होती है। मैं फिर बोलूँ याद नहीं करनी है, 0.25 होती है, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी आप लोगों को समझाने के लिए लेके आई 0.25। तो ये टोटल कितना हो जाएगा करना, -1.48, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? -1.48। ठीक है, एक्चुअल वोल्टेज कितनी होती है, एक्चुअल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेटा वो इतना होता है, ना कि इतना होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेकेंड, अरे बाबा क्या हो गया, हाँ ओवर वोल्टेज क्या होता है कॉन्सेप्ट, मैं ये बोल रही हूँ, जब ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, जब O2 लिबरेट हो रहा होता है नोड पे,
तो उस केस में ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। स्लो बने की ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। अगर स्लो हो रहा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी से थोड़ी एक्स्ट्रा वोल्टेज लेनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा वोल्टेज कितनी है, 0.25 वोल्ट। तो वो इसमें ऐड होके वैल्यू आती है, कितनी आती है, -1.48। तो दिस इज द एक्चुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन केस ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तुम देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, -1.48 वाली बड़ी है या -1.36 वाली बड़ी है? -1.36 वाली बड़ी है। यानी कि एनोड पे तुम्हें क्या मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो हो गई तुम्हारी बुक्स वाली लैंग्वेज। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी, अभी रुक जाओ, 1 मिनट बाद बताऊंगी ट्रिक। उसके बाद तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है, जो कि पढ़नी भी चाहिए, तो वहां पे तुम्हें लिखा मिलेगा ओवर वोल्टेज। तो वहां पे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, हाँ मैम ने ऐसा ऐसा बताया था। क्योंकि वो -0.98 हो गया। कितना कितना हो रहा है, -0.98। अच्छा इसको तुम अच्छा इतना आ रहा है क्या? एक बार प्लीज इसको कर लेना भाई, क्योंकि मेरे पास फिर गलत लिखा हुआ है शायद। ओके, एक मिनट रुकना। ओके ओके, इसको ऐसे करो, कितना आएगा, अब ठीक है? हाँ ठीक है मैम। ठीक है, मैंने क्या कर दिया था, माइनस को अंदर ले लिया था। ठीक है, 1.23 में ऐड किया है ना वो। ठीक है, तो ओवरऑल इतना है, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में आता है, वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल होगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैम ने क्या बताया था। ठीक है, चलो अब देखो, अब तो तुम्हें समझ में आ गया। यानी कि जब ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोलूं, जब तुम एक्वस NaCl लोगे, एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2, कैथोड पे क्या मिलेगा, H2, खत्म। जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी मेरा बेटा वो ये हो, Cl2 H2। अगर तुमसे कोई पूछ ले बेटा मीडियम कैसा होगा, मीडियम कैसा होगा, मीडियम होगा बेसिक, pH हो जाएगी ग्रेटर देन 7। देख रहे हो ना, आपके इधर आओ, आपके पास क्या था, NaCl था ना, तो Na+ और Cl नेगेटिव मिल रहा था, है ना। और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी से H+ और OH नेगेटिव आ रहा था। ये तो बच्चे रह गए ना सोल्यूशन में, Na और H। तो आपका मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, pH इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि जेई में पूछ चुके कि मीडियम कैसा होगा। यस मैम। पहली चीज। दूसरी चीज आती है, अगर मान लो वो तुम्हें बोले बेटा डाइल्यूट NaCl, इस केस में प्रोडक्ट बता दो, तो इसमें सेम रहेगा। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे तो H2 ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ही होगा Na से, सोडियम से। लेकिन अगर मैं एनोड पे बात करूं बेटा, क्योंकि डाइल्यूट उसने बोले, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, और अगर पानी ज्यादा है तो क्लोरीन के आयंस कम होंगे ना, कम प्रोड्यूस होंगे। तो इस केस में फिर O2 ही क्या मिलेगा तुम्हें, एनोड पे मिलेगा, इन केस ऑफ डाइल्यूट NaCl। क्या ये चीज पल्ले पड़ी तुम लोगों के? क्या बोल दिया मैंने, अगर तुम्हारे पास एक्वस NaCl है तो उसमें H2 एट कैथोड, Cl2 एट एनोड मिलेगी। ठीक है, अगर तुम्हें वो बोल रहा है डाइल्यूट NaCl, तो उसमें पानी एक्सेस में है, मतलब पानी ज्यादा होगा, क्लोरीन के आयंस कम होंगे, यही मतलब है। ठीक है, तो आपका जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसकी वजह से O2 जो है एनोड पे मिल रहा है, वही आपको पहले मिलेगा। यानी कि OH नेगेटिव ही पहले जाएगा एनोड की तरफ, और O2 क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ये दो चीजें हो जाएगा। अब आओ तुम ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ताकि तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग हो क्या कह रहा है, क्योंकि बस पेपर में तो इनसे ही पूछा हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो जेई का पेपर होगा उसमें एक्स्ट्रा भी चीजें पूछी हुई है। जैसे तुम्हें देखो 2 सॉल्यूशन दिए हैं, ध्यान से सुनो, अब मैं इसको अपनी ट्रिक से बताऊंगी। जिंक सल्फेट और AgNO3, ये 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें तुम्हारा जिंक सल्फेट भी और सिल्वर नाइट्रेट भी है, इनॉट इलेक्ट्रोड यूज किया है। अब तुम मुझे ये बताओ टोटल आयन कितने होंगे, एक तो जिंक 2+ होगा, सल्फेट आयन होगा, Ag+ होगा,
NO3 नेगेटिव होगा और H प्लस भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा, यानी कि 3 कैटायन होंगे, जिंक 2 प्लस, Ag प्लस, H प्लस। तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने जेई के, जैसे मैं बोल रही हूँ। एनायन कितने होंगे? सल्फेट, NO3, OH नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. के केस में, कैटायन के केस में मैंने तुम्हें क्या बोला है? हाउ विल यू प्रिडिक्ट विच वन इज मूविंग फास्ट टुवर्ड द कैथोड? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। अब देयर आर हाई चांसेस कि वो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देंगे, जेई वाले तो नहीं देते हैं। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा बहुत तो पता है ना कि सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है 0.80, इतने सारे क्वेश्चन तुमने कर लिया। जिंक का माइनस में होता है, H का हाइड्रोजन वाले का 0 होता है। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? सिल्वर के केस में होगा, यानी कि यही मिलेगा कैथोड पे। ये देखो, अगर मैं बात करूं एनायन की, देयर आर हाई चांसेस कि वो तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देंगे लिख के। तो मैम हम कैसे बताएंगे फिर? आप ये सीरीज आज के आज लर्न करेंगे। ये सीरीज क्या है? ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन ऑफ अनायन। ये सबके नोट्स में होना चाहिए। माइग्रेशन ऑफ अनायन, तुम वाटर लिखो या OH नेगेटिव लिखो, बात एक ही है, क्योंकि बुक्स में तुम्हें वाटर की रिएक्शन लिखी मिलेगी, OH नेगेटिव की रिएक्शन लिखी नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा I नेगेटिव की माइग्रेशन पावर होती है, फिर Br नेगेटिव की, फिर Cl नेगेटिव की, फिर OH नेगेटिव यानी कि वाटर, फिर NO3 नेगेटिव, फिर सल्फेट और लास्ट में फ्लोराइड। लर्न हो जाएगा अभी सभी बच्चों को, लर्न करो। आयोडाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, OH नेगेटिव, नाइट्रेट, सल्फेट एंड देन फ्लोराइड। देखो बच्चे भाग गए, बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं होती इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबके बस की बात नहीं होती इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हो जाएगा क्या ये? अब तुम Yes, देखो ma'am. सल्फेट, नाइट्रेट और वाटर के केस में सबसे ज्यादा किसकी माइग्रेशन पावर है? मुझे दिख रही है वाटर की। तो यानी कि आपको क्या मिलने वाला है नोट पे? O2। खत्म कहानी, तुम्हें करना ही ऐसे है। और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो क्या बोल रहा है ये? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। ध्यान रखना इलेक्ट्रोड क्या लिए, पता चले इलेक्ट्रोड भी तुमने कोई और ले ली, फिर नहीं हो पाएगा। कॉपर सल्फेट है, पानी है, तो बताओ कितने कैटायंस होंगे? तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगी, तुम करो, बताओ। चलो बताओ बताओ। कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में है, तो कौन कौन से टाइप के कैटायन है? क्रिश बता बेटा। मैम एक तो Cu2 प्लस होगा, वेरी गुड, मैम एक H प्लस होगा, वेरी गुड। और अनायन बता। मैम SO4 2 माइनस होगा, और OH और मैम नेगेटिव। OH माइनस। ठीक है, अब H प्लस को तुम, क्योंकि बुक्स में वाटर की रिएक्शन दी जाती है और OH नेगेटिव में भी वाटर की रिएक्शन करी जाती है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायन में। अब हमें देखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो मुझे बताओ कॉपर 2 प्लस और H प्लस में से किसका ज्यादा होता है? कॉपर का होता है ना? Yes, ma'am. याद कर लो, 0.34 होता है, हालांकि इस एग्जाम्पल में तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कॉपर किस पे डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। अब आओ सल्फेट और OH नेगेटिव में, बताओ भाई किसकी पावर ज्यादा होती है माइग्रेशन पावर? OH नेगेटिव की, OH यानी कि negative. O2 किस पे मिलेगा? नोट पे। देखो खत्म, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रख लो। हालांकि ये क्या किया हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन किया हुआ है, बट ये ना यहाँ पे इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। आप माइनस लगा लो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, जो सल्फेट होता है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? S2OH2 नेगेटिव। जब तुम पी ब्लॉक पढ़ोगे ना, वहां पे पढ़ोगे मार्शलेस एसिड, मार्शलेस एसिड पढ़ोगे, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रट्टा मार लो स्ट्रक्चर का, पढ़ोगे तुम जब तुम पी ब्लॉक पढ़ोगे। ठीक है, चलो हो जाएगा ये क्वेश्चन, पता चल गया, क्योंकि पेपर में सिर्फ तुमसे पूछेगा कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। आगे आओ, अब देखो पंगा हो गया। पंगा क्या हो गया? कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, एक्वा सॉल्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रोड देखो कौन सी ले ली? कॉपर, यानी कि अभी कॉपर भी क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब Yes, तुम्हारे ma'am. पास देखो कैटायन हो जाएंगे यही, और अनायन क्या हो जाएंगे तुम्हारा? सल्फेट आयन और OH नेगेटिव। साथ ही साथ कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो ये भी ऑक्सीडेशन भी करेगा।
यस और नो? ठीक है, यानी कि ये भी जा सकता है एनायन पे, क्योंकि एनायन पे क्या हो रहा है, मतलब एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना। तो अब सोचो क्या होगा। सबसे पहले कैटायन की बात कर लेते हैं, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर और हाइड्रोजन में से? ऊपर का। कॉपर का। तो यानी कि कॉपर किस पे चला जाएगा, कैथोड पे। यस मैम, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सबसे इजी होता है कैटायन का पता लगाना और सबसे बकवास होता है एनायन का पता लगाना, बट तुम्हें अगर वो ऑर्डर पता है तो लगा लोगे। अब देखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, अब ये हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो वैल्यू पक्का देगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना, ये ऑलरेडी ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दिख रहा है, देखो मेरे को कॉपर का दिख रहा है, कॉपर का दिख रहा है। तो कॉपर ही किस पे जाएगा, कॉपर ही भाग के जाएगा एनोड पे, और कॉपर 2+ जो है आपको मिल जाएगा। देख पा रहे हो? तो यानी कि जब कॉपर सल्फेट ले रहे हो एक्वा सॉल्यूशन कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, तो इसमें कॉपर ही तुम्हारा किस पे जाएगा, एनोड पे, और कॉपर ही डिपॉजिट होगा कैथोड पे। मतलब एक साइड से कॉपर कंज्यूम हो रहा है, दूसरी साइड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात। अब आते हैं हम एक्वस H2SO4। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इधर आओ। या तो तुम्हें दे वो एक्वस H2SO4, या वो तुम्हें दे डाइल्यूट H2SO4, दोनों के प्रोडक्ट सेम रहेंगे। मतलब पानी होगा और H2SO4 मतलब H+ और सल्फेट नेगेटिव, यानी कि यही होगा। कैटायन में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, H2 ही मिलेगा कैथोड पे, हाँ या ना। और आपको पता है सल्फेट और OH नेगेटिव से माइग्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, OH की। तो यानी कि O2 किस पे मिलेगा तुम लोगों को, एनोड। खत्म कहानी, यहीं पे खत्म। लेकिन मेरा बेटा अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया ना तो गड़बड़बाजी हो जाएगी। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा, वहां पे वाटर क्या है, कम है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो H2 तो कैथोड पे मिलेगा नो डाउट, क्योंकि एक ही कैटायन है यहाँ पे। लेकिन एनायन के केस में क्या होगा बेटा, तुम्हें H2O8 नेगेटिव मिलने वाला है एनोड पे। व्हाई? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस। तो अगर पानी कम है तो पानी जाने से पहले फटाफट से सल्फेट आयन भैया जी एनोड पे पहुंच जाएंगे और H2OH नेगेटिव आपको एनोड पे मिल जाएगा। ये पूरी राम कहानी करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने समझाया सिर्फ उतना करो और तुमसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा जेई का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वी विल अप्लाई दिस ऑन क्वेश्चंस। चलो 1 2 3 4 5 5 है भाई, 5 5 5। चलो भाई तुम भी शुरू हो जाओ। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 15-15 सेकंड में निपटा दो। वी हैव 4 मिनट्स, और वैसे भी आज एक्स्ट्रा भी लेनी थी मैंने 5 मिनट। चलो भाई करो, स्टार्ट करो। MC ऑप्शन। किसने बताया? एम क्रिश। क्रिश। ओके, क्रिश के अलावा कोई और है जो अपना ऑप्शन आंसर? सी। ऑप्शन सी। कितने बच्चे ऑप्शन Option सी C। पे जा रहे हो? करो करो, हैंड रेज करो। मेरे को 15 बच्चे भी बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सारे पढ़ने होने चाहिए भाई क्लास में, इधर उधर की बातें नहीं। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, वेरी गुड। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो कैसे करोगे, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है इसलिए कॉपर कैथोड पे मिल रहा है, और वाटर का जब कराओगे तो O2 एनोड पे मिलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। ये करो, ध्यान से पढ़ लेना, एनोड पे पूछ रहे कैथोड पे। O2। O2, ठीक है। O2 वाले थम्स अप करेंगे
वेरी गुड, O2। जहाँ अगर आपको लग रहा है समझा दो तो मैं समझा दूंगी। अरे ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे मेरी तरफ से लिखो GQ। GQ होता है गुड क्वेश्चन, मतलब होता नहीं है, मैंने बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, मस्त। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब अकॉर्डिंग टू दिव्यांश दोनों सॉल्यूशन में ही पीएच बढ़ेगी। ध्यान रखना एक साथ नहीं लिए इन सॉल्यूशन को, अलग अलग है। मतलब एक बार एक फ्लास्क में है तुम्हारा AgNO3 और दूसरे फ्लास्क में है LiCl। ठीक है, कोई और मुझे बताएगा? सी आ रहा है क्या? क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगी फिर, क्या समझ में ही नहीं आया वो भी बता दो। समझाऊं? आ जाओ। देखो AgNO3 एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो यानी कि एक तो इसमें H+ होगा, Ag+ होगा, है ना? बताते जाओ, OH नेगेटिव होगा और NO3 नेगेटिव होगा। इधर आओ, Li+ होगा, H+ होगा, Cl नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलो यस मैम। अब A वाले में आते हैं। A वाले में कैटायन ये है, तो कौन सा हमें कैथोड पे मिलेगा? ये मिलेगा। तो यानी कि इसको मैं थोड़ा सा काटा मार रही हूँ। और अगर हमें एनायन की बात करूं तो हमें कौन मिलेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। इसको भी हटा दो, यानी कि सॉल्यूशन में H रह गया और NO3, यानी कि सॉल्यूशन कैसे है? एसिडिक। हाँ या ना? यस मैम। और पीएच क्या होती है एसिडिक सॉल्यूशन की? ज़्यादा। लेस देन 7। इधर आओ, आगे आओ। अब आगे तो तुम बता ही दोगे, बताओ। Li और H में से आपको पता है जो लिथियम होता है हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव में होता है। तो H+ यानी कि H2 मिलेगा आपको कैथोड पे, और Cl नेगेटिव और OH में से Cl2 मिलेगा। तो यानी कि सॉल्यूशन में Li रह जाएगा और Li+ और OH नेगेटिव मिलके बना लेंगे Li। और ये क्या होता है? बेस। बेसिक। यानी कि मीडियम इज बेसिक, तो पीएच इज ग्रेटर देन 7। तो यानी कि ए में डिक्रीज हो रही है पीएच और बी में इंक्रीज हो रही है। मस्त Yes, था ना ma'am. क्वेश्चन? इसको अपने नोट्स में लिख लेना। काफी अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, तुम्हारे डीपीपी का ही था। ये वाला बताओ। H2। बी ऑप्शन। कनक, मैम। कनक, कृष्णा, सुजल, निहारिका, लवन्या। आज एक्टिव नहीं हो भाई तुम लोग ना। इस चीज का बहुत एडवांटेज उठाते हो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैम को तो पता ही नहीं। ठीक है, तो मुझे सबका पता है, कौन पढ़ता है, कौन कैसे करता है, सब एक एक बच्चे का मालूम है मेरे को। अरे बताओ ना, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो एक्वस Na2SO4 का, तो H2 नहीं होगा? यस मैम। चलो ये लास्ट कर दो बस फटाफट से। जब तुम करंट पास करोगे तो कंसंट्रेशन का क्या होगा AgNO3 का? दोनों तरफ Ag ही है, तो क्या चेंज होगी क्या कंसंट्रेशन? हम सेम। ठीक है, तो फाइनली अपना ये चैप्टर खत्म होता है। सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, जो कि तुम्हें क्या करना है, कल क्या करना है, सुन लो, काम सुन लो तुम लोगों का। डीपीपी जो दी है, दोनों डीपीपी
प्लस आज एक और डीपीपी दूंगी, दोनों कल तक कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट बाय, चलो परसों तक ले लो, परसों क्या है, सैटरडे। प्लस क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से, बैटरी and corrosion. हाँ कोरोजन, मैं अपनी एक वीडियो दे दूंगी, देख लेना उसमें से एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे, जितना मतलब 1.5 घंटे में हो पाएगा, प्लस इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे, और तुम्हारा फिर ये चैप्टर का लास्ट डे होगा सैटरडे को, एंड मंडे से वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। चलो अब मेरे को फटाफट सुजल बताएगा आज क्या किया, सुजल या कार्तिक, दोनों बच्चे में से कोई और कोई नहीं बताएगा, ओनली सुजल एंड कार्तिक विल टेल कि क्या पढ़ा है मैम, हमने आज। हाँ बेटा सुजल, And current efficiency. क्या current पढ़ा, efficiency. हाँ बेस्ट, वेरी गुड। करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, Ma'am, neta, W is equal to ZQ into newton. हाँ एक्चुअल कितना मास डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, हाँ, ऐसे तुम चार्ज के into केस में 100. बोल सकते हो इनटू 100, वेरी गुड, शाबाश सुजल। और क्या पढ़ा, And electrolysis of aqueous solution. उससे भी पहले हमने पढ़ा था फेराडेज लॉ, मैंने कहा था फेराडेज लॉ क्या होता है, Second law. क्या कितना मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, या फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आई होप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तुम लोगों को इजी लगा हो टॉपिक, ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कंप्लीट योर डीपीपी ऑन फेराडेज लॉ, एंड मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। मैम आपने बताया आप कहाँ से हो?